अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है भई आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान बड़े अच्छे से गुज़र रहा होगा। आज आपको फिर एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे नॉर्मली हम बातें करते हैं कनाडा की। आज हम स्पेसिफ़िकली कनाडा की एज़ एन कंट्री बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग बात कर रहे हैं रिवर्स इमिग्रेशन के ऊपर। लोग बात कर रहे हैं कि लोग कनाडा छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे ऐसे जो इससे पहले कभी कनाडा में रहने वाले लोगों ने फेस नहीं किए थे। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि वाक़ई अब कनाडा रहने के काबिल नहीं रहा, अब यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। सबसे पहले जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो एक चल रहा है कि रिवर्स इमिग्रेशन बेसिकली होती क्या है? रिवर्स इमिग्रेशन आप कह सकते हैं कि जब हम लेट्स से कि एक बंदा पाकिस्तान से आता है और वो यहाँ पे आके 1 साल, 2 साल, 4, 5 साल रहता है और कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि भई उसको लगता है कि मैं यहाँ पे अब नहीं सेटल डाउन हो सकता, मेरे लिए यहाँ पे मुश्किल है। तो वापस अगर अपनी वो बैक कंट्री में जाता है तो इस चीज़ को रिवर्स इमिग्रेशन का नाम दिया गया है। तो रिवर्स इमिग्रेशन बड़ा यूज़ हो रहा है ये वर्ड, इसमें कितनी हकीकत है इस पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन सब चीज़ों को जो मैं तकरीबन 10-11 साल से मैं कनाडा में रह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने जो चीज़ें 8, 10, 11 साल में जो मैंने चीज़ें लर्न की हैं, जिस तरह कैसे कनाडा में चेंज आया है, तो मैंने उसको एक मुख़्तलिफ़ छोटे-छोटे आप कह लें कि एक टॉपिक्स में या उसको इस तरीके से डिवाइड किया है, तो हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो उसके जो उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उसका बड़ा ही गहरा इम्पैक्ट होता है। वो अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है। हम स्टार्ट कर लेते हैं कोविड से। कोविड जब आया तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के उन्होंने आप कह लें कि उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी, सख्तियाँ कर दी कि भई आप बाहर घर से नहीं निकल सकते, हम आपको पे करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट जो है लोगों को पे किया गया कि आप घर में रहें, आप बाहर ना जाएँ, अपने आप को सेफ रखें, जो कि उस वक़्त हमें भी यही लग रहा था कि वाक़ई में एक बड़ा अच्छा आप कह लें कि इनिशिएटिव है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कि वो बाकायदा इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं कि लोगों की जानें बच सकें। लेकिन उसके बाद देखने में ये आया कि उस चीज़ का मिसयूज़ बहुत हुआ। लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को मिसयूज़ किया, बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा जिसका चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था, वो अच्छा खासा पैसा जो है आप कहें कि जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए था, वहाँ तक पहुँच नहीं सका। आपको पता है कि हर मुल्क में एक जो उसका जो स्टेट बैंक या नेशनल बैंक होता है, उसका एक इंटरेस्ट रेट है और ये आप चाहे पाकिस्तान में हो या चाहे किसी और कंट्री में हो, तो वो बड़ा डिपेंड करता है, वो अपनी इकॉनमी को देख के उसको ऊपर-नीचे करते हैं। उस वक़्त कनाडा ने इंटरेस्ट रेट अपना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और लोगों को इंसेंटिव दिया और लोगों ने उस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाया। उससे क्या हुआ कि जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, एकदम से एक जंप किया इंटरेस्ट रेट ने, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी जितनी भी आप कह लें कि रियल एस्टेट मार्केट है या और कोई इंडस्ट्री है, आप कार इंडस्ट्री को देख लीजिए कि उसमें भी कितना ज़्यादा एक अजीब किस्म की कैफ़ियत हो गई कि मारा-मारी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो इस वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आप कह सकते हैं कि सही तरीके से रीड नहीं किया गया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आजकल जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से लोग कनाडा छोड़-छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के मसले हो चुके हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने एक इमिग्रेशन आपको पता है कि कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और ये बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है वो डिपेंड करता है कि जब ये इमिग्रेशन जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर। ये मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं, आके कनाडा में बसते हैं, अपने यहाँ पे फ्यूचर के लिए आते हैं, अपने और भी बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आते हैं। तो ये चीज़ें कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसमें बहुत बड़ा इस चीज़ का अहम रोल है इमिग्रेशन का। लास्ट तकरीबन 3-4 साल से इन्होंने इतने ज़्यादा इमिग्रेंट जो है वो कनाडा में बुलवाए हैं, जिससे क्या हुआ है कि हम खुद इमिग्रेंट हैं, हम इमिग्रेंट अगर आते हैं तो हम उस चीज़ के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन एक पॉलिसी ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी होती है, अगर इमिग्रेंट्स को आप बुलाते हैं, तो आपको उनको फिर फैसिलिटेट भी करना होता है। तो लेकिन लास्ट तकरीबन 1-2 साल में इन्होंने धड़ाधड़ इमिग्रेंट्स आए हैं, कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। आबादी आपको पता है कि कनाडा की
तकरीबन साढ़े 3 करोड़ के करीब आबादी है। तो आबादी का कनाडा को बहुत ज़्यादा मसला है। इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है। टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर कनाडा में 3 बंदे अगर 8-8 घंटे काम करते हैं, 3 बंदे अगर वो एंड ऑफ द ईयर वो टैक्स फाइल करते हैं, तो एक जो आपका आप कह लें कि जो रिटायर पर्सन है, जिसकी पेंशन है या जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो 3 बंदे उसके टैक्स के साथ 1 बंदे को कवर किया जाता है। तो इस वजह से इन्होंने एक पूरा एक सिस्टम मैकेनिज़्म इस तरीके से बनाया हुआ है कि इनको लोगों की ज़रूरत है, इनको नए इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है जो आएँ, आके यहाँ पे बसें, यहाँ पे घर लें, गाड़ियाँ लें और एंड ऑफ द ईयर टैक्सेस दें, ताकि जो इनका रिटायरमेंट तबका है, उनका वो जो सिस्टम है वो चलता रहे। रीज़न नंबर 2 मेरे नज़दीक सबसे ये है कि आप जब इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो हर बंदा जब कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और मुल्क से आता है, तो वो एक अपने दिमाग में एक प्लान लेके आता है कि या तो वो बेहतर फ्यूचर के लिए वहाँ जाता है, यहाँ पे आता है, या बेहतर एजुकेशन के लिए आता है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए आता है, या एक बेटर आप कह लें कि लिविंग स्टैंडर्ड, इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में, हमारे जो प्लान्स होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको आके सबसे पहले तो आपको ये फ़ील होता है कि अगर वहाँ से कोई डॉक्टर आ रहा है, तो वो उसको आते ही यहाँ पे एक बिल्कुल बना-बनाया ऑफ़िस या वो डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकता। अगर कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, जिस तरह के भी कोई वेल एजुकेटेड या कोई आप कह लें कि एक स्किल्ड पर्सन आता है, तो इतनी जल्दी आके उसको जो अपनी फ़ील्ड में उसको जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है कि उसको अच्छा खासा यहाँ पे या तो स्टडी करना पड़ती है या उसको 2-3 साल इस तरह के आप कह लें कि एक्सपीरियंसेस आप उसको लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे या विदाउट रेफ़रेंस आपको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। इस वजह से भी वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार हम कुछ और सोच के आए थे, हम कुछ और समझ के आए थे। जब यहाँ पे वो आते हैं, तो उनको बिल्कुल एक आप कह लें कि छोटी से छोटी जॉब भी करनी पड़ती है, जो कि मेंटली तौर पे वो इस चीज़ पे बिल्कुल रेडी नहीं होते। तो आपको शायद हो सकता है कहीं पिज़्ज़ा डिलीवरी करना पड़े, आपको उसके साथ-साथ कहीं वॉशरूम भी साफ़ करने पड़े, कुछ और करना पड़े। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, जब आप अपने कंट्री से एक अच्छी एजुकेशन या एक अच्छी स्किल के साथ आते हैं। तो जब वो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना उनको जॉब्स मिलती हैं, ना उनको उस तरीके से आप कह लें कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि वो दोबारा रिवर्स इमिग्रेशन जिसका हम बता रहे हैं कि वो बैक होम कंट्री चले जाएँ। जो रीज़न नंबर 3 है वो मेरे नज़दीक है इन्फ्लेशन। आप इस चीज़ को मैंने इस तरीके से इन टॉपिक को मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्कस करने की। देखें पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जैसे इमिग्रेशन होती है, जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं। अगर वो फ़ेस किसी तरीके से वो यहाँ पे मैनेज हो कर भी लेते हैं, तो जो आजकल सिस्टम है इन्फ्लेशन, ये हर चीज़ एक दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये टॉप टू बॉटम जाती है जिस वज़ह से ये सारे मामलात जो हैं, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो लोगों को फ़ेस करना पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन से अब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, अब आते हैं आपको जॉब उस तरीके से नहीं मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो आप कह लें कि आपके एक्सपेंस इतने हैं लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आजकल जैसे मैंने आपको पता है कि रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो भी बनाई हैं इन्फ्लेशन के ऊपर कि भई आप उस चीज़ को जाके देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बेसिकली एक जो जॉब करने वाला एक तबका है या जो एक छोटा आप कह लें कि जो बिज़नेस करते हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और कनाडा में ज़्यादातर रहने वाले लोग इसी कैटेगरीज़ के हैं। जो ऊपर टॉप लेवल है जैसे बिज़नेसमैन्स हैं या कोई बिल्डर्स हैं या कोई और इस तरह के, उनको इन चीज़ों पे ज़ाहिर है वो किसी भी कंट्री में हो उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं होता। हमेशा आप कह सकते हैं कि जो मिडल क्लास है जो कंज़्यूमर है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। मैंने वीडियो भी बनाई है रियल एस्टेट के ऊपर कि आज से 5 साल पहले 5 साल पहले अगर आप कोई घर बाय करते थे, तो आपको एक रीज़नेबल एवरेज सा घर 2-3 बेडरूम का घर आपको साढ़े 4 से 5 लाख डॉलर का मिल जाता था। और अभी वही घर तकरीबन 5 साल के बाद वो घर मिलियन डॉलर का हो गया है और लोगों की जो इनकम है वो वहीं पे वहीं खड़ी है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन वो बहुत हाई हो चुकी है।
ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। रीज़न नंबर 4 मेरे नज़दीक है कि टैक्सेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, हर चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ख़ैर टैक्सेस देने चाहिए, अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है आप जिस मुल्क में रहते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो टैक्सेस की बुनियाद पे ही मिलती हैं कि अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको ये चीज़ फैसिलिटेट किया जाएगा, ये सहूलियत आपको मिलेंगी। एक सर्टेन अमाउंट है, अगर आप उससे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो आपको सालाना 40% टैक्स देना पड़ता है। 40% एक बहुत बड़ा अमाउंट है कि आप कह लें कि अगर आप $1,00,000 कमा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को $40,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आप सिर्फ़ आपके हाथ में एक बड़ा एक मिनिमल सा अमाउंट है जो आपके हाथ में आता है। तो जिस वजह से भी लोग बड़े जो है ना थोड़े-से वो हो जाते हैं कि यार हम सारा साल काम करते हैं, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो जिस वजह से लोग जब ये इतना टैक्स देते हैं तो उनको बड़ा आप कह लें कि एक 40% एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उनको फिर फ़ील होता है कि यार हम इतना यहाँ पे मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं और सारा का सारा गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं लोग फिर इसी वजह से कई दफ़ा स्टेट्स मूव हो जाते हैं या किसी और कंट्री, या वही बात कि भई रिवर्स इमिग्रेशन पे सोचना शुरू कर देते हैं कि यार बैक होम चला जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रीज़न नंबर 5 मेरे नज़दीक ये है कि भई जब आप इन्फ्लेशन, टैक्सेस ये सब चीज़ें आपको जब फेस करना पड़ती हैं, तो फिर आपको होती है एंग्ज़ायटी। फिर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वैसे भी यहाँ पे एक जो वेदर है बड़ा ग्लूमी सा होता है। बहुत कम धूप निकलती है, तकरीबन 7 से 8 महीने तो ठंड ही रहती है। तो जिस वजह से लोगों को बड़ी एंग्ज़ायटी होती है, लोगों को बड़ा यहाँ पे अकेलापन फ़ील होता है। जिनकी फैमिलीज़ हैं और वो उनका फिर भी आप कह लें कि एक सेटअप बन जाता है जिस तरीके से बैक होम कंट्री में हमारा आना-जाना या बड़ा एक सोशल गैदरिंग होती है। लेकिन अगर आप एक सिंगल फैमिली हैं, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इस तरह की जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ठीक ना हो, तो आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा आप कह लें कि अगर आप गूगल पे या रिसर्च में देखें, तो बहुत सारी एक एक अच्छा खासा एक परसेंटेज है कि जो लोग इस तरह के डिप्रेशन का या पैनिक अटैक्स या इस तरह की चीज़ों का वो फेस कर रहे होते हैं। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का एक और आप कह लें कि छठा बड़ा रीज़न ये भी है कि वेदर। वेदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जो है कि वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बड़ा एक्सट्रीम वेदर है। आप 6-7 महीने आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, आउटडोर गैदरिंग नहीं कर सकते, आपको बस घर में ही रहना है या गाड़ी में, या जाना है तो किसी मॉल में जाना है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है वेदर का भी है कि लोग इतनी एक्सट्रीम ठंड से तंग आ जाते हैं कि यार क्या करें, कहाँ जाएँ? आप घर में कितनी देर रह के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ज़ाहिर है आजकल डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा ज़रिया तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन है, टीवी हैं और बहुत सारी इस तरह की गेमिंग वगैरह सिस्टम है। लेकिन वो भी एक उसकी भी एक लिमिट होती है। जो इंसान आपको पता है कि एक सोशल एनिमल है कि उसको एक सोशल गैदरिंग चाहिए होती है। जो इमिग्रेंट्स आते हैं, अगर वो यूरोप या किसी और कंट्री से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ठंड है तो उनको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। लेकिन जो साउथ एशिया से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और इस तरह की श्रीलंका वगैरह और इस तरह की कंट्री से, तो वहाँ पे आपको पता है कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो समर और आप कह लें कि एक माइल्ड किस्म का वेदर होता है। या है तो बहुत एक्सट्रीम हॉट है। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फ़ेस करना पड़ती है, क्योंकि उनको आदत नहीं होती, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमें आदत नहीं होती कि इतना एक्सट्रीम वेदर कि आप -15, 20, 25 में आप सर्वाइव करें। लेकिन करना पड़ता है। वही बात है कि बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं इसके पीछे। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि भई लोग वेदर को इस तरह के वेदर को जो है वो पसंद नहीं करते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि फ़ेस नहीं कर सकते। तो वो फिर सोचते हैं कि भई हमें कहीं और मूव हो जाना चाहिए। वही या जो बैक होम जाते हैं या किसी और कंट्री चले जाते हैं। रीज़न नंबर 7 मेरे नज़दीक है कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम। जो यहाँ पे रहते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ के हेल्थ सिस्टम के बारे में पता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। हेल्थ सिस्टम आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कहने को तो फ्री है, लेकिन अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि अगर आपको खुदा न खास्ता इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी में इंसान उसी वक़्त जाता है कि जब उसकी वो कह लें कि उसकी बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर हो जाती है कि यार मुझसे अब ये चीज़ फ़ेस नहीं कर पा रहा।
मुझे बहुत ज़्यादा पेन है या मुझे और कोई मसला मैं फ़ेस कर रहा हूँ, तो मुझे इमरजेंसी में चले जाना चाहिए। वरना तो नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो, अल्लाह ना करे अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़े, तो एक माइंड आपको बना के जाना पड़ेगा कि आपको तकरीबन 5 से 7 घंटे इमरजेंसी में लग सकते हैं कि आपका वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अगर आपको अनलेस खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई हार्ट अटैक हुआ है या कोई इस तरह का आपका कोई है कि आपका कोई बड़ा सीवियर किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर आपको प्रायोरिटी के तौर पे देखा जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपकी साँस चल रही है और अगर आप अभी तक डॉक्टर्स को या जो वहाँ के स्टाफ है अगर उनको पता है कि आप अभी मज़ीद तकरीबन 2-4 घंटे आपको कुछ नहीं होने वाला, आप मरने नहीं वाले, तो आपको इंतज़ार ही करवाया जाएगा। कोविड से पहले आप इन पर्सन जाके अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास आप जाके चेकअप करवा सकते थे। आप ब्लड टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें अब बड़ी आसानी से हो सकता था। लेकिन कोविड के बाद कि अब तो डॉक्टर आपको देखने को भी नहीं मिलते। हाँ, आपको ये पता है कि यहाँ क्लिनिक है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ क्लिनिक है, वहाँ पे वो डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहाँ पे स्टाफ है, ये है, वो। लेकिन आप इन पर्सन आपके लिए जाना आसान नहीं है। आपको कोविड टेस्ट पहले करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी रीज़न से जा रहे हैं, आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा कि आपको आपको कोविड तो नहीं है। दूसरा उसके बाद पहली बात तो ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक करवाएँगे, फ़ोन करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करवाएँगे तो आपको कहा जाएगा कि भई आप क्यों आ रहे हैं? आप फ़ोन पे ही हमारे साथ कंसल्ट कर रहे हैं। इस वक़्त तकरीबन 60 टू 70 बल्कि 70-80% जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने पेशेंट्स को सिर्फ़ फ़ोन पे ही बात करके उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भई आप फलाँ स्टोर पे चले जाएँ, मैंने आपकी प्रिस्क्रिप्शन भेज दी है। आपको पता है कि एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होता है पेशेंट का जब जाते हैं। तो अब तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन वाला वो सिस्टम ही नहीं रहा। आपसे सिम्पटम्स पूछे जाते हैं और आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि भई आप ये दवाई ले लें। और जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर मैंने लास्ट पॉइंट आपके साथ जो डिस्कस किया कि एक्सट्रीम वेदर की वजह से फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर बंदे को विटामिन डी की कमी है। चाहे आपने टेस्ट करवाया है या नहीं है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि भई आपको विटामिन डी लेना ही लेना है। अगर आप 50 से ऊपर जाते हैं तो आपकी हड्डियों में या आपके जोड़ों में इस तरह की जगह पे आपको पेन होना शुरू हो जाती है और इस तरह के और मामलात जो हैं आपको फेस करना पड़ जाते हैं। यहाँ पे लोगों को साँस का बहुत इश्यू है। और सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर का जो चेकअप है, वो आपको फ्री है, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शंस के पैसे आपको देने पड़ेंगे। जो मेडिसिन आपने बाय करनी है, वो मेडिसिन के पैसे देने पड़ेंगे और मेडिसिन और ये सारी चीज़ें इतनी सस्ती नहीं आती हैं। तो सिर्फ़ आपके लिए सिर्फ़ आप ये कह लें कि डॉक्टर की एक कॉल आपके लिए फ्री है या इमरजेंसी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे 4, 6, 7 घंटे के बाद जब आपकी बारी आएगी, उस वक़्त डॉक्टर आपको चेक करेगा, वो आपके लिए फ्री है। अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए आपको पे करना है। ये सातों के सातों जितने रीज़न्स हमने डिस्कस किए, मैंने बड़े ऑनेस्ट तरीके से जो मुझे फ़ील होता है, जहाँ पे जो मैं रहता हूँ, तो मुझे रोज़ किस तरीके से ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं। तो उसमें जो दोस्तों के साथ डिस्कस होती हैं, किसी गैदरिंग में डिस्कस होती हैं, इवन टीवी चैनल्स के ऊपर जब आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि ये सारे मामलात इस तरीके से चल रहे हैं। तो मैंने इसी तरीके से कोशिश की कि जितने रीज़न्स हैं, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप और ये सारे एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं और वाक़ई में ये रीज़न हैं पीछे लोगों का कनाडा छोड़ने के क्योंकि किसी का दिल नहीं चाहता कि वो सब कुछ अपना मुल्क छोड़ के और सब यहाँ पे आके जॉब करता है, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो वो एकदम से फिर अपने सारे मामलात को वाइंड अप करके दोबारा वापस चले जाएँ। मैं किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहता और ना ही मेरा ऐसा कोई मकसद है कि मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि मैं किसी को डिसहार्ट करूँ। लेकिन जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, उनको आने से पहले इस तरह की चीज़ों को ज़रूर रीड कर लेना चाहिए और स्पेशली ऑनेस्टली कि कोविड से पहले कनाडा बिल्कुल डिफरेंट था और कोविड के बाद कनाडा बहुत डिफरेंट है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि लोग किस-किस तरीके से कौन-कौन से रीज़न बता रहे हैं। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़े रीज़न थे, वो ये थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। इवन मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि इन तमाम रीज़न को सोचते हुए, समझते हुए किसी हद तक मेरे माइंड में भी ये चीज़ें आती हैं और हर हफ़्ते, हर रोज़ इस तरह की प्लान माइंड में आते हैं कि क्या हमें भी मूव हो जाना चाहिए और यू नेवर नो
क्या पता कल क्या हो, वाक़ई में हो सकता है मूव होना पड़ जाए, जो आज आपके साथ सारे रीज़न शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।